काम पर जाने से पहले एक आदमी झोंग जियो तब दंग रह गया जब उसने देखा कि उसकी बेटी सुबह सवेरे एक के बाद एक 10 ब्रेस्ड फिश लाल तली हुई मछलियां खा गई। उसे तुरंत कुछ गड़बड़ महसूस हुई क्योंकि उसे अच्छी तरह याद था कि उसकी बेटी को बचपन से ही मछली बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसी समय खाना बना रही दादी ने भी इस अजीब व्यवहार को नोटिस किया। शुरुआत में उसे लगा कि शायद बेटी का मन कर रहा होगा, इसलिए उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब वह शाम को काम से घर लौटा तो उसने देखा कि उसकी बेटी पूरी तरह बदल चुकी थी। उसने बस इतना पूछा कि क्या उसने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है, और इस बात ने उसकी बेटी को इतना आग बबूला कर दिया कि उसने अपने पिता को बुरी तरह कोसना और चिल्लाना शुरू कर दिया। झोंग जियो यह देखकर सुन्न रह गया। अपनी प्यारी और आज्ञाकारी बेटी का यह बर्ताव ऐसा था मानो उसके शरीर पर किसी बुरी आत्मा का साया हो। अपने संदेह की पुष्टि करने के लिए वह आधी रात को चुपके से अपनी बेटी के कमरे में गया। वहाँ उसे एक नोटबुक मिली जो डरावने शैतानी चित्रों और अजीब आकृतियों से भरी हुई थी। वह विश्वास नहीं कर पा रहा था कि उसकी मासूम बच्ची ऐसी कैसे हो गई। सच जानने के लिए उसने धीरे से अपनी बेटी के पैरों से चादर हटाई और जांच शुरू की। तभी उसे बेटी की जांघों पर घने और डरावने फफोले पुस्ट्यूल्स दिखाई दिए। वह अभी उलझन में ही था कि तभी उसकी बेटी अचानक जाग गई और अपने ही पिता को एक दुश्मन की तरह देखने लगी। वह पागलों की तरह चिल्लाने लगी, मकड़ी मकड़ी। झोंग जियो इतना डर गया कि उसकी रूह कांप गई। उस रात उसकी बेटी ने उसे 5 घंटों तक लगातार कोसा और यहाँ तक कि उसे जान से मारने की धमकी भी दी। अब झोंग जियो को यकीन हो गया था कि उसकी बेटी पर किसी काली शक्ति का हाथ है। अगली सुबह उसने भारी रकम खर्च करके एक ओझा विजर्ड को बुलाया। ओझा ने घर की मेज को देखते ही समझ लिया कि मामला बहुत गंभीर है। वह तुरंत बाहर भागा और सीटी बजाने लगा। पास में रखे 3 बड़े मिट्टी के मटकों को देखकर उसने झोंग जियो को लाल बर्तन से ढका हुआ मटका तोड़ने का आदेश दिया। जैसे ही मटका फूटा उसके अंदर से एक मरा हुआ कौवा निकला। यह साफ था कि किसी ने उसकी बेटी पर एक भयानक श्राप कर्स दिया था। बेटी को बचाने के लिए ओझा ने आंगन में झाड़ फूंक और तंत्र मंत्र की विधि शुरू की। यह देखकर लड़की का चेहरा खौफनाक तरीके से बिगड़ने लगा। उसने इस प्रक्रिया को रोकने की कोशिश की, लेकिन ओझा की शक्तियों के सामने वह बेबस थी। वह जमीन पर तड़पने लगी और अंत में दर्द से बेहोश हो गई। ओझा ने झोंग जियो से पूछा कि क्या हाल ही में उसकी बेटी किसी अजीब व्यक्ति से मिली थी। उसे शक था कि उसी ने यह जादू किया है। झोंग जियो को तुरंत उस रहस्यमयी जापानी बूढ़े की याद आई जो हाल ही में पहाड़ पर रहने आया था। जब से वह आया था गांव में दर्जनों लोगों की रहस्यमयी और दर्दनाक मौत हो चुकी थी। ओझा ने चेतावनी दी कि अगर अपनी बेटी को बचाना है तो या तो उस जापानी बूढ़े को गांव से बाहर निकालना होगा या उसे मारना होगा। झोंग जियो ने अपनी बेटी की खातिर उसे खत्म करने का फैसला किया। अगली शाम ओझा ने अपनी तांत्रिक शक्ति से उस जापानी आदमी को मारने की कोशिश की, जबकि दूसरी तरफ वह बूढ़ा आदमी दर्जनों मुर्गों की बलि देकर खुद को बचाने के लिए जवाबी जादू कर रहा था। दोनों के बीच एक भयानक आध्यात्मिक युद्ध छिड़ गया। घर के अंदर उसकी बेटी की हालत बिगड़ने लगी, जिसे देखकर झोंग जियो का दिल दहल गया। उसने मजबूरी में ओझा की विधि को बीच में ही रोक दिया। हालांकि विधि अधूरी रही, लेकिन उस जापानी आदमी को गहरा घाव लगा था। अपनी बेटी की बदतर होती हालत को देख झोंग जियो ने ठान लिया कि उसे उस बूढ़े को खुद खत्म करना होगा। वह अपने दोस्तों के साथ पहाड़ पर उसकी झोपड़ी पर पहुंचा। वहाँ हर तरफ खून और अफरा तफरी मची थी, लेकिन बूढ़ा गायब था। तभी एक लाश ज़ॉम्बी उनकी तरफ बढ़ने लगी। दरअसल उस जापानी आदमी ने अपने बचाव के लिए लाशों को जिंदा कर दिया था। जब वह लाश हमला करने वाली थी, झोंग जियो ने एक बड़े पत्थर से उसका सिर कुचल दिया। तभी उन्हें वह जापानी बूढ़ा छिपकर देखते हुए मिला। गुस्से में सब उसके पीछे भागे। अपनी जान बचाने के लिए वह बूढ़ा एक खड़ी ढलान से नीचे गिर गया और एक चट्टान के पीछे छिप गया। उसे ढूंढ पाने में नाकाम रहने पर झोंग जियो निराश होकर वापस लौटने लगा। लेकिन तभी किस्मत ने करवट बदली। मूसलाधार बारिश शुरू हो गई और वह बूढ़ा फिसलकर सीधे झोंग जियो की कार के सामने आ गिरा। झोंग जियो ने देखा कि यह वही शैतानी बूढ़ा है। उसने बिना किसी दया के अपने दोस्तों की मदद से उस बूढ़े को कार से उठाकर एक गहरी खाई में फेंक दिया ताकि यह बुराई हमेशा के लिए खत्म हो जाए। झोंग जियो को लगा कि अपनी बेटी के दुश्मन उस जापानी बूढ़े को खत्म करते ही सारी मुसीबतें टल जाएंगी, और हुआ भी वही। उसकी बेटी की रहस्यमयी बीमारी अचानक और चमत्कारिक रूप से ठीक हो गई। झोंग जियो ने राहत की सांस ली और सोचा कि अब सब कुछ पहले जैसा सामान्य हो जाएगा। लेकिन उसकी यह खुशी बहुत कम समय के लिए थी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि कस्बे में रूहानी और खौफनाक घटनाओं का सिलसिला अभी थमा नहीं है। इस बार इस काली शक्ति का शिकार झोंग जियो का एक सहकर्मी बना। वह अचानक मानसिक संतुलन खो बैठा और पूरी तरह पागल हो गया। होश खोने की उस भयानक स्थिति में उसने बेरहमी से अपनी पत्नी और बच्चों का कत्ल कर दिया। जब ओझा हुआंग दाक्सियान को इस सामूहिक हत्याकांड का पता चला तो वह बिना समय गंवाए
बजाय जांच के लिए घटनास्थल की ओर निकल पड़ रहा। लेकिन जैसे ही उसने गांव की सीमा में कदम रखा, उसके सामने एक रहस्यमयी और डरावनी लड़की आ खड़ी हुई। उन दोनों की नजरें जैसे ही मिली, हुआंग दाक्सियान की हालत बिगड़ने लगी। उसकी नाक से अचानक खून बहने लगा और वह पागलों की तरह उल्टियां करने लगा। ओझा तुरंत समझ गया कि यह कोई साधारण लड़की नहीं है। उस लड़की के पास इतनी प्रबल तांत्रिक शक्ति थी कि हुआंग दाक्सियान उसका मुकाबला करने की हिम्मत भी नहीं जुटा सका। अपनी जान बचाने के लिए वह अपमानित होकर वहां से भाग खड़ा हुआ। उसे एहसास हो गया था कि वह इस खौफनाक लड़की का सामना नहीं कर पाएगा। अपनी जान की सलामती के लिए ओझा ने अपना सारा सामान समेटा और कस्बे को हमेशा के लिए छोड़कर जाने का फैसला किया। लेकिन जब वह अपनी कार से आधे रास्ते पहुंचा तो एक और अजीब घटना घटी। हजारों की संख्या में पतंगे मौत खुदकुशी करने के इरादे से उसकी कार के शीशे से टकराने लगे। घबराकर उसने कार रोकी, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकला, वे सारे पतंगे गायब हो चुके थे और कार का शीशा बिल्कुल साफ था। तब उसे समझ आया कि ये शक्तियां उसे भागने नहीं दे रही हैं। मजबूरी में उसे वापस मुड़ना पड़ा। लौटते ही उसने तुरंत झोंग जियू को फोन किया और उसे अपनी बेटी के पास पहुंचने की चेतावनी दी। उसने चिल्लाते हुए कहा कि उसकी बेटी की जान खतरे में है। ओझा ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए कहा, मेरी आंखों ने धोखा खा लिया था। मैंने संकेतों को गलत समझा। वह जापानी बूढ़ा निर्दोष था। असली गुनहगार और इस सारे फसाद की जड़ वह सफेद लिबास वाली रहस्यमयी लड़की है। यह सुनते ही झोंग जियू के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह पागलों की तरह भागते हुए अपने घर पहुंचा। लेकिन जब उसने कमरे का दरवाजा खोला तो उसके होश उड़ गए। उसकी बेटी कमरे से गायब थी और वहां सन्नाटे के सिवा कुछ नहीं था। झोंग जियू जैसे ही घर पहुंचा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी बेटी, जिस पर काला जादू किया गया था, रहस्यमयी तरीके से गायब हो चुकी थी। उसे तुरंत ओझा हुआंग दाक्सियान की बात याद आई कि सफेद कपड़ों वाली वह अजीब लड़की ही इस सब के पीछे का असली दिमाग है। झोंग जियू पागलों की तरह उसे ढूंढने निकला। तभी उसकी मुलाकात उसी रहस्यमयी लड़की से हुई। झोंग जियू ने गुस्से में अपनी बेटी के बारे में पूछा, लेकिन लड़की ने उल्टा उसे चेतावनी दी, अभी घर मत जाओ। अगर तुम अभी घर गए तो तुम्हारा पूरा परिवार मारा जाएगा। झोंग जियू उलझन में पड़ गया। तभी लड़की ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया कि वह जापानी आदमी जिसे उसने खाई में फेंका था मरा नहीं है। वह एक अमर शैतान है जिसने उसकी बेटी के दिमाग पर कब्जा कर लिया है। लड़की ने कहा कि वह यहाँ उस शैतान को रोकने के लिए इंतजार कर रही है। तभी ओझा का फिर से फोन आया। ओझा ने चिल्लाकर कहा, उस लड़की की बातों पर यकीन मत करो, वह तुम्हें गुमराह कर रही है। फौरन घर जाओ वरना तुम्हारी बेटी की जान चली जाएगी। दूसरी तरफ लड़की ने झोंग जियू का हाथ पकड़ लिया और कहा कि ओझा और वह जापानी शैतान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। उसने कहा, जब तक गांव का मुर्गा 3 बार बांग न दे दे तब तक घर मत जाना, तभी शैतान की शक्ति खत्म होगी। झोंग जियू धर्म संकट में फंस गया। दोनों की बातें सच लग रही थी, लेकिन जैसे ही उसने लड़की का हाथ छुआ, उसने महसूस किया कि उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। झोंग जियू को लगा कि यह लड़की ही असली शैतान है। उसने ओझा पर भरोसा करने का फैसला किया और अपनी पूरी ताकत से घर की ओर भागा। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसकी बेटी उससे पहले ही घर पहुंच चुकी थी। वह किसी भूखे प्रेत की तरह फ्रिज का सारा खाना कच्चा ही निगलने लगी। परिवार के लोग दंग थे। तभी लड़की की नजर मेज पर रखे चाकू पर पड़ी। जब तक झोंग जियू घर पहुंचा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। घर के अंदर खून की नदियां बह रही थीं। उसका पूरा परिवार खून से लथपथ जमीन पर पड़ा था। उधर वह सफेद कपड़ों वाली लड़की जमीन पर बैठकर आंसू बहा रही थी। वह दुखी थी कि इतनी स्पष्ट चेतावनी के बाद भी झोंग जियू ने उस पर विश्वास नहीं किया। उसी समय पहाड़ पर वह जापानी आदमी पूरी तरह से एक खौफनाक राक्षस के रूप में बदल गया। अगले दिन जब ओझा हुआंग दाक्सियान वहां पहुंचा तो उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था, मानो उसे सब पहले से पता था। उसने शांति से लाशों की तस्वीरें खींची और वहां से चल दिया। असलियत यह थी कि ओझा और वह जापानी शैतान शुरू से ही मिले हुए थे। ओझा का काम तस्वीरें खींचकर सबूत जुटाना था, जबकि जापानी बूढ़ा काले जादू से लोगों को मारता था। ओझा ने जो झाड़ फूंक की थी वह महज एक दिखावा था। उस समय जापानी बूढ़े को जो दर्द हो रहा था वह ओझा की वजह से नहीं, बल्कि उस सफेद कपड़ों वाली लड़की की वजह से था, जो अंधेरे में रहकर शैतान से लड़ रही थी। वह लड़की ही असली रक्षक थी। लेकिन झोंग जियू ने गलत इंसान पर भरोसा किया, जिसका नतीजा उसके पूरे परिवार का विनाश रहा। और इसी के साथ यह खौफनाक फिल्म समाप्त होती है।